नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अमरीश पांडे आज संडे के महामैराथन के साथ उपस्थित हूं। आपको हर एक टॉपिक वाइज, बच्चे कहते हैं सर टॉपिक वाइज दे दीजिए, टॉपिक वाइज क्विज है बेटा। करोगे और देखोगे ऊपर नीचे कुछ स्लाइड पर भी नजर डालोगे तब तो मिलेगी। आप कल भी चिल्ला रहे थे कि सर क्वेश्चन वाइज टेस्ट कराइएगा, क्वेश्चन वाइज कराइएगा, चैप्टर वाइज कराइएगा। सारी चीजें चैप्टर वाइज ही हैं और आप पढ़ोगे तब तो, करेंगे तब तो, नहीं करेंगे तो कहां से आएगा, ठीक ना। आइए हम सब एक शानदार प्रश्नों के श्रृंखला से आज संडे के महामैराथन क्लास में रूबरू होते हैं। तो चलिए इस तरह से हम सब प्रश्नों को करेंगे। ये चलिए ये देखिए, आइए हम सब, हाँ ये देखिए, हिंदी इंडिविजुअल का शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। ये नितिन सर के जबरदस्त श्रृंखला है, आप सबको हमेशा लाभप्रद रहेगा और आप सब जरूर इसे पढ़ें, अपने मन मस्तिष्क में बैठा लें और अच्छे तरीके से पढ़ने का कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए, आपको यूपी टेट, ये जबरदस्त श्रृंखला यूपी टेट की। ये यूपी टेट वही लोगों के लिए है जिन्होंने बीएड या बीटीसी की परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया हो या तृतीय सेमेस्टर में हो, वे विद्यार्थी भी आपको इसे ले सकते हैं। तो इसे शानदार तरीके से आप जो है शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आप अपने अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर टेट भी आपको जो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यूपी टेट को क्वालिफाई कर लिया हो। तो वैसे अभ्यर्थी जो यूपी टेट को क्वालिफाई कर लिए हैं और प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए आपको सुपर टेट का एग्जाम शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। आरओ की ये हिंदी की है, ठीक ना। 499 में आपको हिंदी के शानदार श्रृंखला मिलेगी और हिंदी आप जरूर से पढ़ें, इसे जरूर से परचेज करें और ले। एसएससी जीडी ये 699 रुपए में, वही वीडियो के मॉक टेस्ट 249 रुपए में आपको संस्था उपलब्ध कराती है। तो शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आइए बात करते हैं वह चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की। ये भीन माल की यात्रा करने वाला कौन था? फाहियान था, शंगयून था, वेनसोंग था या इंत सिंह था? तब आप बताइएगा फाहियान किसके समय में आया, कोई बताएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया। वेनसोंग किसके समय में आया? तब आप क्या बताएंगे? तो हर्षवर्धन के विषय में, हर्षवर्धन के समय में आपको वेनसोंग आया। और वेनसोंग के बाद भारत की यात्रा इंत सिंह के द्वारा की जाती है। वेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राचीन यात्रियों में राजकुमार कहते हैं, ठीक ना। प्राचीन यात्रियों में राजकुमार कहकर संबोधित किया जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। फाहियान के द्वारा आपको फो क्योंकि और इंत सिंह के और वेनसोंग के द्वारा सी यू की, ठीक ना। ये सभी आपको इन सबके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं की जाती हैं। तो आप बताइएगा भीन माल की यात्रा करने वाला कौन था? वेनसोंग था। वेनसोंग ने भीन माल की यात्रा की थी, ये बात याद रखिए, भीन माल की यात्रा की। मौखरी वंश के शासकों की राजधानी कहां थी? थानेश्वर ये किसकी थी? तो पुष्यभूति वंश की, पुष्यभूति वंश की, ठीक ना। भूति वंश की आरंभिक राजधानी, आरंभिक राजधानी, ठीक ना। राजधानी किसकी थी? राजधानी तो बताइएगा मौखरी वंश की। वही मौखरी वंश की राजधानी कहां थी? तो कन्नौज आपको मौखरी वंश की राजधानी थे। इस वंश का, मौखरी वंश का अंतिम शासक जो था ग्रहवर्मन था। अंतिम शासक कौन था? ग्रहवर्मन था। ग्रहवर्मन,
ग्रहवर्मन इस वंश का अंतिम शासक के रूप में आपको जाना जाता है। ये बात भी आप सभी याद करते चलिए, देखते चलिए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। नेक्स्ट देखिए, हर्ष की शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तक में वर्णित हैं? हरिसेन की, कल्हण के, कालिदास के, या इनमें से कोई नहीं? तो हरिसेन ये किसका दरबारी था? ये तो पता होगा, समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का। और कालिदास किसके दरबारी थे? तो कालिदास जो है ये आपको जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के, कल्हण ये आपको जय सिंह सिद्धराज का दरबारी था। जय सिंह, कश्मीर के शासक जय सिंह का दरबारी था, जय सिंह। और इसने आपको जो है राजतरंगिणी, कौन सी? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इसी राजतरंगिणी में आपको जो है हर्ष के शासनकाल के जानकारी देता है। और हर्षवर्धन को, हर्ष को शिव और सूर्य का उपासक बताता है। शिव एवं सूर्य का उपासक बताता है। उपासक के रूप में ये आपको चर्चा करता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, तो ये महत्वपूर्ण रूप से। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वेन सॉन्ग के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन किया गया। जब वेन सॉन्ग भारत आया तो उसमें नालंदा के आचार्य कौन थे? नालंदा के आचार्य आपको शीलभद्र थे। कौन? शीलभद्र, यही आचार्य हुआ करते थे। और नालंदा की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा को आपको जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, महायान के नाम से भी जानते हैं ये। और इसे समाप्त किसने किया था? तो आपको जो है बख्तियार खिलजी ने, जो है कि 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया या जला डाला। ठीक, तो ये बात भी आप याद रखो। समझ में आ रही है सभी को? नेक्स्ट, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से कन्नौज की थी। यानी हर्ष की राजधानी कहां थी? कन्नौज थी। ये आप याद रखना, राजगृह होगा, ग्रह नहीं। नेक्स्ट, कवि बाण भट्ट ये निवासी था, कहां का था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, या आपको कहां का निवासी था? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना? तब ये आप क्या जवाब देंगे? तो ये इसके निवास के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी था, वर्धन का दरबारी। और इसके द्वारा हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ये बात भी आप बाण भट्ट के विषय में जान सकते हैं। हर्षचरित नाटक किसने लिखा नामक पुस्तक? तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक नाटक को लिखा गया था। ठीक ना? आर्यभट्ट के द्वारा आपको रचना किया गया। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कन्नौज, उज्जैन, धार या देवगिरी? ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में कौन था? तो उस समय आपको जो है सत्ता का केंद्र में आपको कन्नौज था। और गुप्तोत्तर काल में कन्नौज पर उत्तराधिकार को लेकर आपको जो है कि संघर्ष खूब हुआ। और अंत में आपको जो है कि हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज पर अधिकार
कर लिया जाता है। कन्नौज को वर्तमान में इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कपास के लिए। चलिए बताइए, अभी तो ज्ञानी आप सब ज्ञान दे रहे थे, अब ज्ञान को लीजिए और देखिए किसके लिए प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए? किसके लिए कौशेय शब्द का इस्तेमाल किया गया है? जवाब देखो आप में से, मुझे पता है कि सब लोग जवाब का गलत देंगे और रेशम के लिए आपको कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, अपनी हिंदी शानदार तरीके से 299 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। जबरदस्त बुक है, आप सबके लिए वीडियो की बुक है। इसमें प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में है, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट भी आप परचेज कर सकते हैं। पेट कम्बो की बुक 350 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। इसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट है, ये बात भी याद रखिए। पेट की बुक सिर्फ 300 रुपए में, आरो यारो की 175 रुपए में आपको आरो यारो की हिंदी की बुक है, ठीक ना। हिंदी आरो यारो ये शानदार तरीके से आप इसे ले सकते हैं। और लेखपाल कम्बो की बुक ये 300 रुपए में आपको उपलब्ध है। तो इन सभी किताबों को आप परचेज कर सकते हैं। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थे? तो आरंभिक राजधानी थानेश्वर थे, ठीक ना। ये आरंभिक राजधानी कहां थी? थानेश्वर। और बाद की राजधानी बाद में क्या बनी? तो कन्नौज थी। तो ये दोनों बातें आप याद कर लीजिए, देख लीजिए, ये गलती नहीं करिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था, यही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वैसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको श्रीगुप्त, ठीक ना, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जाती है। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? तब चंद्रगुप्त प्रथम था। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी की उपाधि धारण की थी। क्या कहा था? शकारी की उपाधि धारण की। इसके अलावा इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय करने के उपलक्ष्य में ही इसने आपको जो है चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के आपको इसके द्वारा चलवाए गए। ये सभी बातें आप याद रखिए, शानदार तरीके से इन प्रश्नों को आप कर सकते हो। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये आपको जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन किसने कहा? तो आपको विसेंट आर्थर स्मिथ ने आपको जो है आर्थर स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। इसकी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपको इसकी विजयों की जानकारी कहां मिलती है? की जानकारी तब बताइएगा प्रयाग प्रशस्ति में। कहां पे? प्रयाग प्रशस्ति में इसकी जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन द्वारा ये लिखा गया है। हरिसेन ने इसकी रचना की है। ये बात भी आप याद करते चलो, देखते चलो। नेक्स्ट, किस अभिलेख में सती प्रथा का आपको प्रथम साक्ष्य मिलता है? तब आप बताइएगा एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख। और इसी में आपको अभिलेख में भानुगुप्त का मित्र गोपराज, ठीक ना, मित्र गोपराज हुणों से युद्ध करता हुआ मारा जाता है। और यहीं पे जो है कि जितनी स्त्रियां थे, सैनिक थे, वे एक साथ गोपराज की पत्नी जो है वो सती कर लेती है। इस बात की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से किस बात की जानकारी मिलती है? तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी। अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य
दोनों के नाम आपको मिलते हैं। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख, ठीक ना। प्रथम अभिलेख के रूप में इसे याद किया जाता है, ये बात भी आप याद करो। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वहीं पे देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। जबकि आपको यहां पे यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा वसुबंधु के द्वारा आपको ये लिखा गया। तो इस तरह से ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। हरिसेन किसके दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी थे हरिसेन। और आपको संधि विग्रहिक के पद पर भी ये थे, ये संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति का मंत्री, ये आपको संधि विग्रहिक के रूप में भी थे और दरबारी कवि भी थे। इन्हीं के द्वारा, हरिसेन के द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना आपको की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना इन्होंने ही किया था, ये बात याद रखिएगा। ये प्रयाग प्रशस्ति जो है चंपू शैली में है, चंपू शैली में आपको है, ये भी आप याद रखिए। प्रयाग प्रशस्ति पर आपको जो है कि जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहकर संबोधित किया गया है? तो वो कोई और नहीं समुद्रगुप्त है। ये समुद्रगुप्त जो है लिच्छवी राजकुमारी, ये चंद्रगुप्त प्रथम, इनके पिता कौन है? तो पिता चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी माता कौन है? तो माता इनकी कुमार देवी, कुमार देवी। और ये लिच्छवी राजकुमारी है, ठीक ना, लिच्छवी राजकुमारी। कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त का। और आपको जो है इन्हीं से उत्पन्न पुत्र और लिच्छवी दौहित्र कहकर गौरव महसूस करता है, लिच्छवी का भांजा कहकर गौरव महसूस करता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है? तो देवगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त के रूप में मिलता है। ये आपको इसने परम भागवत, आपको विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवश्री, देवराज जैसे इसने सकारी, ये सभी आपको इसकी उपाधियां हैं। ये बात भी आप याद रखते चलिएगा, देखते चलिएगा, इसके महत्वपूर्ण उपाधि मानी जाती है। आरो यारो समीक्षा अधिकारी की शानदार श्रृंखला आप सबके लिए, आप इसे जरूर से पढ़िए और अपनी तैयारी शानदार तरीके से करते रहिए, ठीक ना। तो चलिए आप सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये आरो यारो का बैच डेली वीडियो क्लासेस मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी आपको दी गई है। तो एकदम दिमाग को खोल लीजिए और खूब मन से तैयारी करिए। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो वो आपको कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला। और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो था, ये आपको महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, महाराजा धीराज, ठीक ना, धीराज की उपाधि धारण करने वाला, उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। तो ये सभी बातें आप याद करते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया। किसके उपलक्ष्य में? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर
विजय के उपलक्ष्य में इसके द्वारा रजत यानी चांदी के सिक्के जारी किए गए, ये बात भी आप याद रखिए। सर्वाधिक सोने के सिक्के आपको किसके द्वारा जारी किए गए? तो गुप्तों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों द्वारा जारी किए गए, ये बात भी आप याद रखो। नेक्स्ट यदि बात करना है तो इसमें सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? सोने के सिक्कों को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था, दिनार, और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, ठीक ना? रूपक या रुपयक, ये आप याद रखिएगा, ये कहा जाता था। तो ये सभी बातें याद होना चाहिए। व्याघ्र प्रकार के सिक्के, धनुष प्रकार के सिक्के, आपको सब मयूर प्रकार के सिक्के, सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुमारगुप्त के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था ये, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपको जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ठीक ना? ऐसा जस्टिन लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे सेंड्रोकोट्स कहकर संबोधित किया है, सेंड्रोकोट्स के नेतृत्व में भारत में अपने गर्दन से दास्ता की जुआ उतार फेंका और समस्त अपने प्रांत पतियों की हत्या कर दे, ऐसी जानकारी आपको कहां मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के आपको जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपको मिलती है, जस्टिन के द्वारा वर्णित है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशिष्ट रूप से वर्णन आपको विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस, ये विशाखदत्त की किताब है, मुद्रा राक्षस है, उसी में आपको वर्णन हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य को, इसे मौर्य को क्या कहा गया है? वृषल वंशीय, वृषल वंशीय कहकर संबोधित किया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये विशिष्ट वर्णन किया गया है। सेंड्रोकोट्स या आपको जो है कि चंद्रगुप्त के रूप में पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा आपको जो है सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की गई थी, विलियम जोन्स थे। डी.आर. भंडारकर जो है ये आपको अशोक का इतिहास लिखे हैं, अशोक का इतिहास अभिलेखों के आधार पर इन्होंने लिखा है, ठीक ना? अभिलेखों के आधार पर लिखा है, आधार पर लिखा, ये बात आप डी.आर. भंडारकर के विषय में विसेंट ऑथर स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक ना? ऑफ इंडिया में आपको हर बात का वर्णन किया है, तमाम चीजों का विसेंट ऑथर स्मिथ ने किया है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो बचपन में आपको जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य ने कौटिल्य के नाम से अर्थशास्त्र लिखा है, कौटिल्य के नाम से अर्थशास्त्र लिखा है, ठीक ना? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई है। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय राजनीति है, ठीक ना? ये आपको अभी शायद क्वेश्चन मिलेगा राजनीति पर, ये नाम तो इसका अर्थशास्त्र है लेकिन इसका विषय राजनीति है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? तो वही राजनीतिक नीतियों पर आपको प्रकाश डालता है चाणक्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य को जो है या कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, भारत का मैकियावेली। और अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? तो इसे भारत का प्रिंस कहा जाता है, ठीक ना? ये भारत का प्रिंस इसे कहकर संबोधित किया जाता है। मैकियावेली की रचना आपको प्रिंस है, ठीक ना? तो तुलना किया गया है। जूनागढ़ गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है किसे? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। चूंकि
इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आपको जो है कि सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है। झील के निर्माण की जानकारी मिलती है और कहा गया है कि चंद्रगुप्त का प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सातवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के काफिले को आपको गुप्त काल में भी और आपको जो है कि मौर्य काल में भी, इन समय में सातवाह व्यापारियों के काफिलों को कहा जाता था। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। इसे आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 1499 रुपए में ये कोर्स हमारी संस्था चलाती है। तो शानदार तरीके से आपको जो है कि ये कोर्स संचालित करिए और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये सांची का स्तूप ये अशोक के द्वारा बनवाया गया। सांची का स्तूप जो है ये कहां है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको सांची का स्तूप है। सांची के स्तूप का तोरण द्वार जो है इस पे प्रस्तर लगवाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा प्रस्तर लगवाने का कार्य किया गया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप महोदय ने सर्वप्रथम आपको ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ये बात भी आप याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप। ये ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक कौन थे? ये भी पूछ सकता है आविष्कारक। तब ये आविष्कारक कौन थे? तो ये आपको आदिनाथ की पुत्री ब्राह्मी के द्वारा, आदिनाथ या ऋषभ देव, ठीक ना, ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी, ठीक ना, उसने ही ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया था। तो ये सभी शानदार तरीके से आप सब देख रहे हैं और अपनी तैयारी शानदार तरीके से आप सब कर भी रहे होंगे। चलिए आगे महत्वपूर्ण चीजों को देखें। अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख किससे संबंधित है? ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख रुम्मिनदेही अभिलेख। और इस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि अशोक महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान गए थे लुम्बिनी। इससे लुम्बिनी की जानकारी मिलती है। लुम्बिनी बुद्ध के जन्म स्थान की जानकारी मिलती है। और यहां जाकर आपको 1/6 से कर घटाकर 1/8 कर दिए थे। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। तो कनिष्क का राज्याभिषेक 78 एडी में हुआ और इसी वर्ष कनिष्क के द्वारा शक संवत आपको जो है संवत आपको चलवाया जाता है। ये याद रखिएगा, शक संवत चलवाया जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? तो कनिष्क को कहा जाता है। इसी के समय सर्वप्रथम मूर्ति पूजा आपको जो है प्रारंभ हुआ। मूर्ति पूजा प्रारंभ इसी के समय में मथुरा और गांधार जो थे ये केंद्र मूर्ति के बनाने का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी राजनीतिक राजधानी के रूप में आपको पुरुषपुर थी और सांस्कृतिक राजधानी पेशावर थी। राजधानी मथुरा थी, ठीक ना, मथुरा। ये पुरुषपुर या पेशावर एक ही है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये आपको मुख्य रूप से ये कनिष्क की राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तब आप क्या जवाब देंगे? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है काव्य शैली में लिखा गया, ये पहला अभिलेख आपको माना जाता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है काव्य शैली में
लिखा गया अभिलेख है। इसमें रुद्रदामन के विजयों की जानकारी मिलती है, ठीक ना। रुद्रदामन के विजयों की जानकारी ठीक, तो ये बात भी। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान में दिए थे? सातवाहन शासकों के द्वारा। और गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक ना। ये सातकर्णी यही था जिसने ब्राह्मणों को भूमि देने की व्यवस्था आपको शुरू की गई थी। कार्ले की गुफाएं इसी के समय में आपको निर्मित हुई थी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। मिलिंद पनोह मिंडार से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। गांधार आपको जो है कुषाणों से संबंधित है और तक्षशिला पतिकों से। तो इस तरीके से पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरा चौथा, फिर आपको पहला और फिर दूसरा। तो इस तरीके से ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। किस कला पर ग्रीक शैली के नाम से भी आपको जानते हैं? गांधार कला को हम ग्रीक शैली कहते हैं। मथुरा कला को पूर्णतः भारतीय शैली, पूर्णतः भारतीय शैली के रूप में इसे जाना जाता है। इसे हेलियोनोस्टिक शैली भी कहते हैं। हेलियोनोस्टिक शैली के नाम से भी आप इसे जानते हैं, ये बात भी याद रखिए। यूजीसी नेट पेपर 1 शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। कैसा है पेपर? मजा आ रहा है करने में? सभी को नहीं मजा आ रहा होगा, चूंकि हम ही बरकरार हैं, आप सब तो कर ही नहीं रहे, तो करिएगा तब तो समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत आपको जो है 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आपको प्रारंभ हुआ। ऐसी जानकारी मिलती है कि 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य के द्वारा, विक्रमादित्य एक कोई उज्जैन का राजा था, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य, ठीक ना, विक्रमादित्य प्रथम ये था, ठीक ना, प्रथम आपको ने विक्रम संवत चलवाया था, ये बात याद रखिए। और ये एक महत्वपूर्ण राजा, याद रखिए। कुल विक्रमादित्य शासकों की संख्या कितनी है? तो 14 विक्रमादित्य हुए हैं भारत में, ठीक ना। विक्रमादित्य शासक हुए हैं। अंतिम विक्रमादित्य कौन है? 14वां और अंतिम विक्रमादित्य, ठीक ना। विक्रमादित्य तो हेमू है, ठीक, हेमू। ये सभी आप पन्नों में अपने दर्ज कर लीजिएगा चीजें। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एकमात्र ब्राह्मण, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एकमात्र ब्राह्मण आपको शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक ना। ये आप याद रखो, ठीक, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए, शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर राज किया? तो आपको शुंग वंश के पश्चात कणव वंश ने शासन किया। कणव वंश के बाद सातवाहनों के द्वारा शासन किया जाता है। कणव वंश की स्थापना वसुदेव कणव द्वारा, कणव संस्थापक है, ठीक ना, स्थापक आपको कौन है? तो वसुदेव कणव है, ये आपको माने जाते हैं। नेक्स्ट, सिमुक निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? तो आपको 36 ईसा पूर्व में सिमुक ने, या सिंधुक, इसका एक नाम सिंधुक भी मिलता है, ठीक ना, सिंधुक मिलता है, ने सातवाहन वंश को के स्थापना की। सातवाहन वंश को पुराणों में आंध्र वृत्तीय कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? तो आंध्र वृत्तीय कहकर संबोधित किया गया है, ये बात आप याद रखिए, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है? तो 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में आपको जो है 16 महाजनपदों की
जानकारी प्राप्त होती है। ये बात आप सब याद करते चलो। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छन्न थी, ठीक ना, अहिच्छन्न थी। और मथुरा किसकी? तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, ये प्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ, ये आपको किसकी थी? तो ये कुरु राजवंश की, कुरु या कौरव वंश की राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। विश्व का पहला गणतंत्रात्मक वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा वैशाली के स्थापना की गई थी। यहां का शक्तिशाली राजा चेतक था। शक्तिशाली शासक कौन था? तो चेतक था, ये बात भी चेतक। और महात्मा बुद्ध के, महावीर स्वामी की जन्म स्थली में आपको वैशाली ही माना जाता है, ठीक। चलिए, मगध की राजधानी क्या थी? तो प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह या आपको जो है पाटलिपुत्र, ये मगध की राजधानी हुआ करती है। तो ये सभी बातें आप याद रखिए, ये आप याद रखिए, ठीक ना। प्रतिष्ठान अस्मक की राजधानी थी, अस्मक। चंपा अंग की राजधानी थी, ठीक। तो ये, और वैशाली ये आप बताएंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कलिंग का राजा था। खारवेल कहां का था? कलिंग था। और इसे चेदी वंश को एक और नाम जानते हैं, महामेघवाहन वंश के रूप में भी चेदी वंश को जानते हैं। खारवेल जो था ये जैन मत को मानने वाला था, जैन मतानुयायी, ये जैन मतानुयायी था। खारवेल का उल्लेख कहां मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको जो है इसके विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मात्र 999 रुपए में यह कोर्स उपलब्ध है आप सबके लिए। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो महापद्मनंद को कहते हैं, ठीक ना। इसे पुराणों में उग्रसेन कहा गया है, उग्रसेन, ठीक ना। उग्रसेन कहकर, उग्रसेन का अर्थ होता है भयंकर सेनाओं का स्वामी, ठीक ना। भयंकर सेना का स्वामी कहकर संबोधित किया गया है। महापद्मनंद को पुराणों में नाई बताया गया है, जाति से नाई कहकर बताया गया है। इसके अलावा महापद्मनंद जो है ये आपको जो है कि इसे सर्वछत्रांतक भी कहा गया है, सर्वछत्रांतक के रूप में भी इसने उपाधि धारण की थी। ये नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का संस्थापक, ठीक ना। वंश का संस्थापक के रूप में इसे जाना जाता है, ये बात भी आप याद रखो। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? तो ये अस्मक था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, ठीक ना। का एकमात्र महाजनपद। और इसकी राजधानी कहां थी? तो इसकी राजधानी पोटन या आपको जो है प्रतिष्ठान या पैठन, ये सभी बातें याद रखिए। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन था। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर था। क्या था? कुसुमपुर। ये पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम
आपको कुसुमपुर मिलता है, ये बात याद रखिए। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या मिलता है? अवंती, ठीक ना। अवंती, इसके आपको जो है कि इसकी दो राजधानी रहती है, उत्तरी राजधानी इसकी दो राजधानी, एक आपको उज्जैनी आपको रहती है, दूसरी राजधानी महिष्मती। ये दो राजधानियां आपको रहती हैं, महिष्मती और उज्जैनी। यहां पे आपको जो है प्रद्योत वंश का शासन रहता है, ये बात भी आप याद रखिए। और चंड प्रद्योत यहां का सबसे शक्तिशाली राजा था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी? तब आप यहां पे इसमें से देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई गई थी। वैसे सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाई थी? तब बताएगा उदयन ने। उदयन जो कि ये अजातशत्रु का पुत्र था और इसी के द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था। तो ये नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं। शानदार तरीके से इन नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त तरीके से आप स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़े, इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी आप सबके लिए शानदार तरीके से रहा श्रृंखला। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से आप सब कमेंट करिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं एक शानदार श्रृंखला के साथ, आप सबके साथ मिलेंगे जबरदस्त तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।